तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो कि जैसे थंबनेल पे आपने देखा वो लिखा था कि 10 साल से लगातार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही प्रश्न है जो कि हमेशा ही पूछे जाते हैं, वो प्रश्न मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना आप लोगों को, और सारे क्वेश्चंस को नोट करके इन क्वेश्चनों को एकदम रट्टा मार लेना आप लोगों को। ठीक है, तो मुँह ज़बानी आपको इन प्रश्नों का उत्तर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए उन सारे प्रश्नों को हम लोग उत्तर देखेंगे और आपका आप अच्छे से उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके ही आप एग्जाम में जाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके यहाँ की स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और उन क्वेश्चनों को हम करेंगे जो कि 10 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। जैसा कि ये प्रश्न देख पा रहे हैं, अगले साल भी पूछा था, मतलब कि आप कभी भी प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं। इस प्रश्न को लिखा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? चलिए बताइए स्टूडेंट। ज्यूसेपे गैरिबाल्डी की, ऑटो वान बिस्मार्क की, कि नेपोलियन की, कि इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए कि आपका आंसर क्या है इसमें से। ठीक है, बताइए जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो दोस्तों मैं बता दूं कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो ऑटो वान बिस्मार्क की थी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑटो वान बिस्मार्क की थी। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका, जो जर्मनी के एकीकरण हुए थे उसमें मुख्य भूमिका, उनका सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका इन्हीं का था, ऑटो वान बिस्मार्क का था। ठीक है, तो यह प्रश्न का उत्तर आपको एकदम मुजवानी याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन हो गया, हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ हुआ है। देखिए प्रश्न बहुत मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। ठीक है, इन प्रश्नों को आपको तैयार करके एग्जाम में जाना, वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है यह। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ हुआ है। ठीक है, जर्मनी से हुआ था, कि इटली से, कि फ्रांस से, कि इंग्लैंड से? चलिए बताइए कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ हुआ है, क्या है? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको एकदम मुजबानी याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ एग्जाम तक याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तीसरे ओर बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया और कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा कि चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन सी महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे हमारे महात्मा गांधी जी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें सबसे अहम भूमिका इनका ही था, महात्मा गांधी जी का था। ठीक है, चलिए ये प्रश्न क्लियर हो गया है, तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न नंबर चौथे की ओर। प्रश्न नंबर चौथा देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, और कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं एक बार फिर स्टार बना देता हूं इन प्रश्नों पर कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? वर्ष 1923 में, वर्ष 1928 में, वर्ष 1929 में, कि वर्ष 1930 में? तो चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि आप लोगों का इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता दूं कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था वर्ष 1928 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तब ये क्वेश्चन चौथा क्लियर हो गया है, तो हम क्वेश्चन पाँचवां और बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, और कह रहा है क्वेश्चन नंबर पाँचवा कि करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? चलिए बताइए आप लोग। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद जी का, और ऑप्शन सी भगत सिंह का, कि ऑप्शन डी महात्मा गांधी का? ठीक है, तो चलिए इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि करो या मरो किसका नारा था। तो करो या मरो नारा किसका था स्टूडेंट? तो महात्मा गांधी जी का था। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। करो या मरो नारा किसने दिया था?
तो करो या मरो नारा दिए थे हमारे महात्मा गांधी जी, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप इसे एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन छठवें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां आपसे ये कह रहा है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? स्टूडेंट बताइए, 1919 में, 1924 में, 1929 में, 1934 में। तो चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अपना आंसर आप चूज कर लीजिए में, और इस क्वेश्चन का मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो महामंदी का प्रारंभ हुआ था वर्ष 1929 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 1929 ईस्वी में महामंदी का प्रारंभ हुआ था स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन अगर छठवां क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को याद हो गया है, तो हम क्वेश्चन सातवें ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सातवां देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है और कह रहा है कि विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं स्टार बना देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया? G7, G15, G20, G77। तो चलिए दोस्तों आप बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए आप लोग अपना आंसर चूज कर लीजिए, मैं आप इसका सही आंसर बताता हूँ आप लोगों को। कह रहा विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया था? तो G77। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या? G77, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न नंबर 8वें की ओर। और प्रश्न नंबर 8वां देखिए आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध, और ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, और ऑप्शन डी चौरी चौरा की घटना। तो चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। चलिए इन चारों ऑप्शन में से आप बताइए कि आपका करेक्ट आंसर क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट मैं बता देता हूँ आप लोगों की असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो वो रॉलेट एक्ट था, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या था? रॉलेट एक्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 8वां अगर आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8वें में। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये कह रहा है कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए 1660 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1672 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1688 ईस्वी में, क्या ऑप्शन डी 1696 ईस्वी में। तो चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि क्वेश्चन नंबर 9 का क्या करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बताइए आप लोग अपना आंसर चूज कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। तो कह रहा है कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट मैं बताता हूँ कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया था। तो वर्ष 1688 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है इस समय कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। मैं एक बार स्टार बना देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1927, 1930 कि 1935। तो चलिए स्टूडेंट अपना सही आंसर आप बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग अपना आंसर चूज कर लीजिए, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो स्टूडेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था वर्ष 1930 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब तक मैंने 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को बता दिया, ठीक है। यह 10 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इन 10 को एकदम आपको एकदम अपने दिमाग में इन 10 क्वेश्चनों को आपको बैठा लेना है, ठीक है। स्टूडेंट अगर सम्राट एकेडमी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सम्राट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतर ढंग से आपको तैयारी कराई जा रही है सम्राट एकेडमी पे, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की, वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक, और हाथ से लिखे नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं आप लोगों को। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि हमेशा पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? तो स्टूडेंट चलिए बताइए कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था और जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया था? तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको उत्तर बताता हूँ किस प्रकार
प्रकार इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे। तो 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकृत आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रशा के मुख्यमंत्री कौन? ऑटो वान बिस्मार्क। कौन? ऑटो वान बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। विलियम प्रथम, देखिए ये जो महत्वपूर्ण है, विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। तो दोस्तों हमसे पूछा था ना कि जर्मनी के राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किसे किया गया था, तो विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, और ऑटो वान बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ठीक है, और 1848 ईस्वी के जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो चलिए ये 3-4 पॉइंट आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन एकदम आपको याद हो गया होगा इसी समय। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन प्रश्नों को आपको तैयार करके ही जाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न अगर आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे ढंग से, तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है, बहुत ही आईएमपी प्रश्न में एक बार फिर आईएमपी लिख देता हूँ। ये 10 साल से लगातार सच में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। कह रहा है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? तो स्टूडेंट आप उत्तर देंगे कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में तर्क दिए हैं कि प्यार और अफसोस की शक्ति एवं हथियारों की शक्ति असीम एवं अधिक प्रभावी है। हथियार एवं हिंसा हमेशा नुकसान करते हैं, वे कभी दया नहीं करते हैं। गांधी जी का यह भी सुझाव था कि असहयोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट जैसा कि देख पा रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं कि हथियार एवं हिंसा, जो दो चीज़ें हैं, हथियार और हिंसा, हमेशा नुकसान करते हैं। ठीक है, और वे कभी दया भी नहीं करते हैं। गांधी जी का यह भी सुझाव था कि असहयोग आंदोलन का चरणबद्ध क्या होना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट इस प्रकार से इन प्रश्नों का आप उत्तर लिख पाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को आपको किसी हालात में आपको याद करके इन प्रश्नों को जाना है। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न स्टूडेंट आपसे ये कह रहा है कि रेशम मार्ग क्या है? ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इन प्रश्नों को। रेशम मार्ग क्या थे? ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेशम मार्ग क्या थे? तो स्टूडेंट चलिए हम बताते हैं आप लोगों को कि रेशम मार्ग क्या थे। स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे आप लोग कि रेशम मार्ग व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क का एक ऐसा मार्ग था जो एशिया के बड़े भागों को परस्पर जोड़ने के साथ यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था। तो रेशम मार्ग समझ में आ गया कि रेशम मार्ग क्या होता है? तो कह रहा है कि जो क्या करता था, एशिया के बड़े भागों को परस्पर जोड़ने के साथ यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से क्या करता था? इसको जोड़ता था स्टूडेंट। ठीक है, तो रेशम मार्ग को एकदम तैयार कर लेना आप लोगों को स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको बेहद अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसे याद करके ही जाना है। मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, याद करके ही इन प्रश्नों को आपको जाना है एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसे भी हाईलाइट में कर देता हूँ। ठीक है, महामंदी के, देखिए यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, महामंदी के उत्तरदायी कारक कौन से थे? ठीक है, देखिए मैं हाईलाइट कर दिया इन प्रश्नों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो हाईलाइट करना ही पड़ेगा इन प्रश्नों को। देखिए कह रहा है कि महामंदी के उत्तरदायी कारक कौन से थे? तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि महामंदी के उत्तरदायी कारक कौन से थे। तो स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे इसमें कि कृषि उत्पादन की अधिकता से, उत्पादन की अधिकता से कृषि उत्पादों के मूल्य कम हो गए, यूरोप के बैंक धराशायी हो गए। ठीक है, तथा बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया। महामंदी के उत्तरदायी कारक कौन से थे? तो ये कारक थे, आप इसको नोट करके और याद करके ही एग्जाम में जाइएगा स्टूडेंट। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया, हमेशा ही पूछता आ रहा है 10 सालों से। तो स्टूडेंट इन प्रश्नों को आपको एकदम वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न, इनको तैयार करके ही आपको जाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने 10 बहुविकल्पीय और 4 लघुत्तरीय प्रश्न बात किया, टोटल 14 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इन प्रश्नों को किसी कीमत पे आपको याद कर लेना है। ठीक है, याद कर लेना है। ठीक है, और स्टूडेंट और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सम्राट एकेडमी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि सबके पास पहुंच जाए और अच्छे ढंग से सभी तैयारी कर पाएँ बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए
तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।